4 मई 1998 को यूपी एसटीएफ का गठन हुआ था। हालांकि जिस वक्त ये गठन हुआ था तब सिर्फ एक टारगेट था, कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर। लेकिन उसके बाद एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े संगठित अपराधों का खुलासा किया और बड़े बड़े कुख्यात अपराधियों को या तो मार गिराया या फिर वो आज जेल में हैं। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यस जी हैं। सर, आज 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 25वां वर्ष है एसटीएफ को। इस दौरान एसटीएफ ने काफ़ी बड़े कारनामे किए, काफ़ी ऐसे कुख्यात अपराधी थे जिनको जेल भेजा या तो एनकाउंटर किया। किस तरीके की कार्यशैली रहती है एसटीएफ की, समझना चाहेंगे? एसटीएफ एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्टार्ट हुई थी, जिसका काम था ऑर्गेनाइज क्राइम पर फोकस करना। वर्ष 1998 में जिस प्रकार की क्राइम सिचुएशन थी उसको आज इमेजिन करना भी मुश्किल है। उस समय बुंदेलखंड में डकैतों का बोलबाला था, उन्हीं का राज चलता था। लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर ज़िले में एक कोई ओवरआर्किंग माफिया था। ये माफिया पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और सोशल पूरे सिस्टम पर उसका कब्जा होता था। इसके अलावा टेररिज्म की प्रॉब्लम थी और नक्सलिज्म जोरों पे था। नारकोटिक्स की स्मगलिंग, किडनैपिंग, डकैती, बावरिया गैंगों द्वारा बड़ी बड़ी डकैतियाँ जिसमें कि एक बार में 5-5, 6-6 लोगों की हत्या हो जाती थी। इस प्रकार के अपराध लगातार होते थे। एसटीएफ ने अपने गठन के बाद बड़े ही छोटे से टीम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और एक छोटे से आवासीय परिसर में इसका कार्यालय था। इसने अपना कार्य शुरू किया और धीरे धीरे आज 24 वर्ष पूरे होने पर एसटीएफ बड़े फ़ख्र से ये कह सकती है कि इसने पूरी तरह से बुंदेलखंड की डकैती समस्या को समूल समाप्त कर दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो किडनैपिंग की समस्या थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेरर फैलता था इन गैंग्स का, उसको भी लगभग मूल से समाप्त कर दिया है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम, बावरियों द्वारा घटनाएं की जाती थी, उन गैंग्स के खिलाफ भी लग करके एसटीएफ ने पिछले 24 वर्षों में उन गैंग्स पर टेरर क्रिएट कर दिया है और ये गैंग्स अब उत्तर प्रदेश की ओर रुख नहीं करते। तो एसटीएफ ने इसके अलावा भी बहुत सारे नए नए क्षेत्रों में कार्य किया। जैसे परीक्षाओं में पेपर लीक होता था, ये स्वयं में एक बहुत बड़े माफिया सिस्टम के रूप में उभर गया था। परीक्षाओं में नकल के माफिया आ गए। साइबर क्राइम के क्षेत्र में एसटीएफ ने काफ़ी कार्य किया और शुरुआती कार्य एसटीएफ द्वारा ही इस क्षेत्र में किया जाता रहा। टेररिज्म के विरुद्ध भी बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा आदि के खिलाफ कार्य किया। जो बड़ी घटनाएं इस प्रदेश में हुई थी, उन सब का अनावरण भी एसटीएफ ने किया। एसटीएफ कई सेंट्रल एजेंसीज़ के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती रही और इन सेंट्रल एजेंसीज़ का एसटीएफ पर विश्वास रहा। और आज एसटीएफ इस समय ये फ़ख्र के साथ कह सकती है कि इसका रोल उत्तर प्रदेश में आपको अपराध मुक्त बनाने में बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका रही है। और इसके लिए एसटीएफ के जितने भी पूर्व कर्मचारी रहे हैं, जो जब इसकी स्थापना हुई थी तब से और आज तक जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन सब को बहुत ही गर्व है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा होने के लिए। सर, 1998 से और 2022 का दौर देखें, कई ऐसे अपराधियों से एसटीएफ का सामना होता है जो कहीं ना कहीं राजनीति में भी होते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस दौरान डेवलप हुई, लेकिन जितना एसटीएफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डेवलप हो रही थी उतना अपराधी भी हो रहे थे। लगातार लोकेशन बदलते थे, तमाम समस्याएं हैं और प्रेशर भी रहता था। कैसे इन टास्क से निपटती है एसटीएफ? क्या कोई ऐसा वाकया है जो आपको याद हो? देखिए, पहली बात तो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का एसटीएफ से कोई वास्ता नहीं होता। नहीं, अपराधियों का अपराधी लगातार
कोशिश करते हैं कि उन्हें कहीं से कोई सरपरस्त किसी की सरपरस्ती में काम करें या स्वयं ही पॉलिटिकल सिस्टम में आ जाएं ताकि पुलिस से या जुडिशल सिस्टम से बच सकें। कुछ हद तक वो सफल भी हुए, लेकिन अब वो सब दिन अब समाप्त हो चुके हैं। अपराधी को कहीं से किसी की छत्र छाया में कार्य नहीं कर पाएंगे। अपराधियों का समय इस प्रदेश से समाप्त हो चुका है। जो अब नए चैलेंजेस हैं, जैसे साइबर क्राइम और बड़ी ठगी जैसी समस्याएं जो हैं वो अब नए रूप से निकल के आ रही हैं। उनको एसटीएफ ज़रूर टैकल करेगी, लेकिन जो बड़ी ही हीनस टाइप की और नृशंस टाइप की घटनाएं हुआ करती थी, जिसमें एक डकैती में 5-5 लोगों का मर्डर हो जाता था, या फिर बड़े डकैत गैंग पूरे क्षेत्र पर राज करते थे, माफिया गैंग पूरे ज़िले के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते थे, वो सब समय अब समाप्त हो चुका है। उसमें एसटीएफ की बहुत ही अहम भूमिका रही है। सर, बुंदेलखंड की धरती से एसटीएफ ने अपराधियों का सफाया किया है। ददुआ गैंग हो, ठोकिया गैंग हो, कोई ऐसा एक वाकया जो आपके जहन में हो, जो आप शेयर करना चाहें, जो ऐसे, क्योंकि ऐसे वाक्यों में ज़्यादातर जो ये अपराधी होते हैं इनके लोकल लोग भी साथ देते हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा टास्क होता है एसटीएफ के लिए। ये जो लोकल लोगों का अपराधियों के साथ देने का एक मिथ है, ये पूरी तरह से मिथ्या है, ये पूरी तरह से गलत है। इन आपराधिक गैंग्स का प्रभाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोगों का इनके साथ कोऑपरेट करना एक मजबूरी बन जाती है, अन्यथा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए लोगों को गैंग्स का साथ देना पड़ता है। लेकिन मैंने ये बड़े ही क्लियरली देखा है कि जैसे ही मौका मिलता है, लोग अपने कंधे से ये बोझ उठा फेंकते हैं और इन गैंग्स का विरोध करने और उनके विरुद्ध एसटीएफ को या अन्य पुलिस एजेंसीज को मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो कोई भी पब्लिक का आदमी या यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता अपराधियों के साथ देने में विश्वास नहीं करती, लेकिन अगर अपराधी अति पावरफुल हो जाए, अति मजबूत हो जाए, तो फिर उनके लिए एक समस्या बन जाती है और एक मजबूरी बन जाती है। तो इस मिथक को मैं आपके चैनल के माध्यम से तोड़ना भी चाहूँगा कि पब्लिक सपोर्ट करती है। और अब इन अपराधियों का, जिस प्रकार के अपराध पहले होते रहे, जिसको हम टेक्निकली ब्राउन कॉलर क्राइम कहते हैं, इन सब अपराधों का युग समाप्त हो चुका है। अब जो गिने चुने बचे हुए हैं उनको भी कानून के राज के आगे सबमिट करना पड़ेगा, अपनी सज़ा भोगनी पड़ेगी, और वो हो रहा है। सर, हर पुलिसकर्मी का सपना होता है कि वो एसटीएफ में जाए, एसटीएफ में काम करे। किस तरीके की स्क्रीनिंग होती, क्या मानक रहते हैं कि एसटीएफ में आप लोग सेलेक्ट करते हैं? हर पुलिसकर्मी एसटीएफ में नहीं आना चाहता। हम ऐसे कर्मियों को चुनते हैं जो यहाँ आना चाहते हैं और साथ ही उन्होंने क्राइम पे अच्छा काम किया हो, या उन्हें टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान हो, मुखबिरी उनकी अच्छी हो किसी भी क्षेत्र में। ऐसे कर्मियों को हम उनसे पहले एप्लीकेशन आमंत्रित करते हैं। उसके बाद एक औपचारिक साक्षात्कार भी होता है। उनसे उनके बैकग्राउंड को चेक करते हैं, उनके सर्विस रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं, और सब कुछ देखने के बाद ही एसटीएफ में किसी कर्मी को लिया जाता है। ये बड़ा ही छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ आज भी कुल 400 लोग ही कार्यरत हैं पूरे उत्तर प्रदेश को मिला करके। इसलिए यहाँ एक व्यक्ति को बहुत ही टाइट स्क्रीनिंग के बाद ही लिया जाता है, और ये उम्मीद रहती है कि वो अपराधियों के विरुद्ध काम करेगा। जो कार्य में सफल नहीं होता, फिर वो स्वयं उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि वो एसटीएफ के बारे में फिट नहीं हो रहा है, तो कुछ लोग ऐसे स्वयं छोड़ के चले जाते हैं। और अदरवाइज़ भी जिनका परफॉर्मेंस बेस्ट होता है उनको ही एसटीएफ रिटेन करती है। सर, अंतिम प्रश्न है। 1998 से 2022 का दौर, अपराधियों के अपराध करने का तरीका बदला। डकैती, अपहरण के बाद अब संगठित अपराध गिरोह होने लगे हैं। जैसा कि आपने बताया, बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, परीक्षाओं में नकल के माफिया एक्टिव हैं। तो कैसे इनको इस टास्क को कैसे लेते हैं आप लोग, और आगे की क्या एक्टिविटी रहती है, कैसे इस क्राइम को होल्ड करते हैं?
इस प्रकार के क्राइम पर लगातार एसटीएफ काम करती है। अब एक और एडवांटेज है कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम यूनिट एक एसटीएफ से इतर करके बना दिया गया है और वो भी अपना कार्य साइबर क्राइम में कर रही है। जो नए प्रकार के अपराध हैं, जैसे आपने स्वयं कहा कि परीक्षाओं में ऑर्गेनाइज नकल, प्रतियोगी परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो नियुक्ति के लिए किए जाते हैं उनमें सेंध लगाना, ये सब क्राइम्स अब धीरे धीरे इन पर एसटीएफ का फोकस होने लगा है और इन गैंग्स को भी एसटीएफ लगातार उखाड़ने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे एडीजी एसटीएफ अमिताभ यस जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए एसटीएफ का एक अहम योगदान होता है। इसके अलावा शासन की ओर से भी जो केस एसटीएफ के हैंडओवर किए जाते हैं, एसटीएफ उसमें अपना 100% देती है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।